आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम CISF AC LDC 2023 के पेपर पर बात करेंगे। इससे पहले जो CISF में AC LDC का प्रोफेशनल क्वेश्चन आते थे, इन पे हम वीडियो बना चुके हैं। अभी हमने जो इसमें जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग इत्यादि के जो क्वेश्चन आते हैं, इन पे बात होगी। और ये सभी एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल अवेयरेंस, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी में आता है। तो मैथ वाले क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ हम उनका सोल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ उनका आंसर या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एक आइडिया मिलेगा। और जो हमारे नॉलेज, जनरल नॉलेज इत्यादि के, उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, 2 ट्रेनें समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। क्या मतलब पटरी समांतर है और एक दूसरे की तरफ आ रही है। उसकी लंबाई क्रम 700 मीटर और 700 मीटर और 400 मीटर है। पहली ट्रेन की गति 95 किलोमीटर प्रति आवर्स और दूसरी ट्रेन की 125 किलोमीटर प्रति आवर्स है। एक दूसरे को पार करने में ट्रेनों की कितनी समय लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए आप आराम से, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत मारे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। फिर जो एक सूत्र है उससे निकल जाएगा। जब सूत्र से आप निकालोगे तो इसका बी ऑप्शन राइट्स आएगा। 18 सेकंड इसमें लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट्स होगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैथ से ही है। उसमें क्या, एक तैराकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने के लिए और फिर वापस तैरकर आरंभ स्थान पर आने को कहा जाता है। यानी कि एक बार तो जो धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाने को, फिर वापस आए। प्रतियोगिता का विजेता इस कार्य को 1 घंटा और 30 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि नदी जल की धारा 8 किलोमीटर प्रति हो तो विजेता की गति क्या होगी। अब इसमें विपरीत में आपको क्या होगा, जो विपरीत में मान लिया 8 किलोमीटर और इसमें जुड़ जाएगी जो 9 किलोमीटर है। जैसे 9 9 18 और 8 उसमें जोड़ोगे 26 किलोमीटर एक हो जाएगी। इस तरह करके जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल वाले हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको इस तरह करके निकालेंगे और उसमें जो है 1.5 घंटे में करता है तो आपका इसमें जो है उन तक आ जाएगा। यानी कि जो उसकी रफ्तार है वो कितने किलोमीटर है प्रति घंटा इसमें निकल के आ जाएगी। जब निकालोगे तो आप इसमें जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आएगी। प्रश्न नंबर 3, एक तार वृत्त के आकार में है। एक तार जो है वृत्त के यानी कि गोल है, उसे सीधा किया जाता है और पुनः आयत का आकार दिया जाता है, जिसकी भुजाएं 6:7 के अनुपात में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 4200 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वृत्त के आकार में वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का जो कॉन्सेप्ट है वो निकालना आना चाहिए। जब उसको आप करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका सी आंसर राइट्स आएगा, यानी 41 सेंटीमीटर। दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय लेता है, यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। पार्टी में जो 3 पेय यानी कि 3 पीने वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी और दूध। प्रत्येक पेय का उपभोग 30 व्यक्ति द्वारा किया जाता है। चाय लेने वाले 5 व्यक्ति दूध भी लेते हैं। दूध लेने वाले 10 व्यक्ति कॉफ़ी भी लेते हैं। या तब भी ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। तो ये इसका भी एक तरह का इस तरह के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप इसको अगर हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पहले ही बता दिया मैथ के क्वेश्चन पर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। और उसके बाद हम जो जी के इत्यादि के क्वेश्चन होंगे। ए, बी और सी अकेले एक कार्य को ए करता 20 दिन में, बी करता 25 दिन में और सी करता 30 दिन में कर सकते हैं, अकेले। और बी और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को आरंभ करते हैं। मान लिया ए बी पहले आरंभ कर देते हैं, या तथा फिर आपको पहले दोनों का ए बी का 1 दिन का काम निकालना है। उसके बाद 10 दिन बाद उसे छोड़ देते हैं। अब 1 दिन का काम प्लस 10 दिन का काम, फिर शेष काम कार्य के बाकी हिस्से को सी अकेला पूरा करता है। तो कार्य को पूरा करने में
पहले सी का भी 1 दिन का काम निकालेंगे, फिर बचा हुआ कार्य को 1 दिन के कार्य से दे देंगे। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो उसका 3 दिन में वो कार्य को पूरा कर देगा। ये कॉन्सेप्ट उस तरह का जो मैथ का है, आप उस पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं कथन का बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जीके का क्वेश्चन आ गया। गोवा को 1887 में दमन और दीप राज्य क्षेत्र से पृथक कर एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ये सही है, क्योंकि गोवा को जो है 1987 में अलग किया गया था, और उसके बाद तो यानी कि ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, मिजोरम पहले एक संघ राज्य था। मिजोरम पहले एक संघ राज्य था, यानी कि मिजोरम भी पहले एक खुद स्वतंत्र राज्य नहीं था, वो बाद में बनाया गया है, तो ये भी सही होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कर्नाटक का गठन किया गया। पहले तो ये 1953 है, 56 नहीं है, तो इसको जो है ये गलत हो जाएगा, यानी कि सही नहीं है। 1960 में राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र विभक्त किया गया, यानी हाँ ये भी सही है, तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पदभार नहीं संभाला है। क्वेश्चन को पहले ये भी देख लेना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, कहने मतलब पता है तो कि पूछा क्या गया है, तो आप उत्तर गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक अगर आप देखोगे 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, तो उनमें से आपको 6 में से पता होना चाहिए कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी बने। जाकिर हुसैन, हाँ ये भी बने। उसके बाद के आर नारायण, ये बने। नीलम संजीव रेड्डी, जो इसमें गलत ऑप्शन है, ये दोनों पदों पर नहीं रहे हैं, तो इसका सही आंसर यही आ जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस अनुसूचित भाषा बोलने वाले का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी कि इसमें जो भाषा दी गई है, ए बंगला, दूसरा मराठी, तीसरा सी में तेलुगु, उर्दू। तो आपको पता होगा कि हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो बोली जाती है बंगला भाषा। तो आपको बंगला भाषा का पता होना चाहिए कि बंगला दूसरे नंबर पर हिंदी के बाद सबसे बोली जाने वाली भाषा है। अब प्रश्न नंबर 9 को चलो वही दिया। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना है। तो इसमें जो दिया गया है, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिल्कुल सही है, ये दिया गया है कि महिलाओं को 1/3 पद दिए जाएंगे, ये सही है। दूसरा, स्थानीय निकायों में सभी 3 स्तर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि SC और ST को इसमें आरक्षण का प्रावधान है। यदि आवश्यक हो तो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, OBC के लिए भी कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों तो ये सही हो गए। पंचायत निर्वाचन कराने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। पंचायत निर्वाचन कराने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के परामर्श से राज्य निर्वाचन, ये राज्य पर नहीं, ये जो है भारत के जो राज्यपाल होता है वही इनके लिए करता है। राज्यपाल इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से नहीं होता, यानी कि जो निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके लिए है। तो इसमें ये जो है आपका गलत हो जाएगा, इसका डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें 3-4 कथन दिए हैं। पहले मैं आपको वो कहने मतलब 2 कथन दिए हैं। तो इसमें जो है
कौन सा सही है सिर्फ वो बताना है। तो इसमें पहले बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अनुच्छेद 14 केवल तब तक लागू होगा जब बिना किसी तर्कसंगत आधार के समान और सदृश परिस्थिति वालों के साथ देशपूर्ण विभेद किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 14 तब तक लागू होगा जब तक समाज में समानता ना आ जाती। यानी कहने का मतलब ये है, तो ये भी सही है अगर इसको ओवरऑल देखा जाए। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि विधि यानी कानून के समान सामने सभी समान है, यह जो है अनुच्छेद 14 बोलता है। यानी समानता का अधिकार ही है उसमें। तो ये भी सही है, यानी कि इसके जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसमें कौन से में है? सी में। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। प्रथम अखिल भारतीय जनगणना किस वर्ष की गई थी और किस वर्ष में 10 वर्षीय जनगणना एक नियमित विशेष बन गई? तो क्रम 1961 और 81 नहीं, पहले इसमें जो है, इसमें पहला वाला जो आ गया 1961, ये गलत आ गया। क्रम 1976 और 81, इसमें भी ये गलत है। क्रम 1972 81, ये सही हो जाएगा। 81 91 ये भी गलत है क्योंकि 91 में नियमित हो गई थी। तो इसका सी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 12। दामिन ए कोहल भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति के मूल से संबंधित है? यानी कि एक तरह की जनजाति है और किस से संबंधित है? ए में दिया है लूसाई, बी में दिया है खासी, सी में टोडा और डी में संथाल। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमने स्टैटिक जीके के 49 टॉपिक 49-50 टॉपिक बनाए हैं। जैसे मान लिया जनजाति होगी, इसमें पूरी जनजातीय जितने क्वेश्चन आए होंगे, जैसे नदियाँ हैं, नदियों से क्वेश्चन आए हुए हैं, परियोजना है, जैसे ऐसे ऐसे उनकी PDF है और एक स्पेशलिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। वो आप उनका लेना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने देखा जो वो बनाए गए हैं नोट्स, पिछले 10 सालों के कोई पेपर आए हैं उसके बारे में वो प्रीवियस क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ इस तरह का जो स्ट्रेटेजी का उनसे बाहर नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप उसको पढ़ लो तो आराम से दे सकते हैं। तो इसमें 12 का जो है डी संथाल से संबंधित है, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 थोड़ा छोटा। मध्ययुगीय भारत में ग्राम पंचायत के मुखिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वो बताना आपको, जो सही है वो नहीं बताना। मुखिया का पद हमेशा वंशगत होता था, ऐसा कहीं भी नहीं है मध्ययुगीन में। ये अगर पहले देखा जाए प्राचीन में तो कह सकते थे, लेकिन मध्ययुगीन भारत की बात हुई है तो ऐसा नहीं था। तो यही गलत है पहले तो, ये यानी कि सही नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। मुखिया का प्रमुख कार्य ग्राम लेखा की तैयारी का सर्वेक्षण करना था, ये सही है। जाति प्रथा की समुचित कार्यप्रणाली को सूचित करना मुखिया के कर्तव्यों में से एक था। पूरी भारत में सभी विवाह मुखिया की उपस्थिति में संपर्क है, ये भी सही है। तो इसका पहला वाला आंसर ही राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में जो है 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है गलत है। तो क्या दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति के मध्य के क्रम भंग को नहीं दर्शाता? यानी कि जो एक तो प्रारंभिक हड़प्पा थी, एक मैच्योर हड़प्पा थी, उसके जो मध्य क्रम भंग को नहीं दर्शाता वो बताना है। तो इसमें कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाया जा कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाया जाना, तो ये इस तरह की चीज़ें मिली हैं। कुछ बस्ती ये ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा मिलता है। कुछ बस्तियों का परित्याग, ये भी कि कुछ बस्तियों को छोड़ के गए थे। हकरा नदी के मार्ग में परिवर्तन, हकरा नदी का मार्ग नहीं गलत है। ये क्या मतलब, अगर आप करें सिंधु नदी है होता तो सही होता। तो इसमें जो है ये गलत है, ये नहीं दर्शाता, और ऊपर वाले दोनों दर्शाते हैं। तो इसका जो है 3 किस्में हैं,
केवल डी, यानी कि केवल 3 में डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय इतिहास में तोसाली निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता? तो ये तोसाली जगह थी, आपको पता होगा। ए बुद्ध उपाली का जैन भाई था? नहीं, पहले पेन ले लेता हूँ। मौर्य साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र था? हाँ, ये सही है। महापद नंद की पत्नी? नहीं। आंध्र प्रदेश की एक पवित्र नदी? तो यार इसमें यही हो जाएगा, एक तोसली जो है प्रांत था। और दोस्तों एक चीज़ और है, 4000 क्वेश्चन की एक PDF है जो सिर्फ प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, उसकी भी आप लेके हमसे मदद से हिस्ट्री का पढ़ सकते। उनको आपने एक बार पढ़ लिया तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज है, ऐसा नहीं एक चैप्टर, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग है? ए हिमाचल प्रदेश। गंगा बेसिन पूछा है तो गंगा सिक्किम में भाई गंगा नहीं बहती, ये नहीं हो सकता। आसाम में ब्रह्मपुत्र है? नहीं, पहली गंगा उसमें बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा की तरफ नहीं है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 17, जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय किया गया? बिल्कुल सही है, 2020 में किया गया। निम्नलिखित में किस शहर को विलय संघ राज्य की राजधानी, यानी कि जब 8 बीच केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो उस समय किया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर को, तो राजधानी किसको बनाया? ए दादर, बी दीव, सी दमन और डी सिलवासा। तो आपको इसका तो पता ही होगा दोस्तों, जो सिलवासा है बीच की राजधानी है, तो सही आंसर ये होगा। कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 18 है, छोटा करूँगा तो बड़ा हो जाएगा। निम्न विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिर्फ सही बताना आपको। तो यह झील 4 देशों में बटी हुई है। झील विक्टोरिया झील 4 देशों में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 50,000 स्क्वायर किलोमीटर अधिक है। हाँ ये है, ये अफ्रीकी रिफ्ट की घाटी में है। तो इसमें केवल ये 50,000 अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में भी नहीं है, तो इसमें जो है ये सही है। सही, इसका क्षेत्रफल 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, तो इसका जो है केवल सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यूरोप में राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी कि यहाँ यूरोप की बात हो रही है और राइन नदी की। तो राइन नदी जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो वहाँ पर जो शहर है, और इसमें थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा राइन नदी कहाँ पे है आपको पढ़ने से ही। तो इससे जैसे स्ट्रांगबर्ग फ्रांस भी राइन नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, कोलोन, ये तीनों। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, द्वीप है, आपको पता ही होगा। क्यों नहीं, कि वैसे भी अगर थोड़ा सा आप वो लगाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, और ये जो है राइन नदी के किनारे आते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन से नगर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित नहीं है? फारस की खाड़ी, ये ज्योग्राफी से है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया। इसमें आपको बताना है कि कौन से नहीं है। दोहा, दुबई, यानवू। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें केवल दो, पहला दोहा दुबई है, जोहान और यानवू नहीं है, यानी कि इसका तीसरा और चौथा जो है किसमें है? तीसरा चौथा है डी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा तारों के ऊर्जा का स्रोत है? साइंस का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर साइंस पढ़ रखी है तो नाभ के विखंडन,
ऐसा नहीं होता, नाभ के विखंडन से तारों में ऊर्जा नहीं आती, तो ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया से भी नहीं होती, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं। नाभिकीय संलयन के कारण तारों में जो है विद्युत का प्रभाव होता है, स्रोत होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 तो हो गया। 22 पे चलते हैं। वर्ष 2022 में भौतिक की फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान, यानी कि आप अभी 22 की बात हो रही, तो 24 का जब मिलने वाला हो, अगर 24 का एग्ज़ाम है, यानी 23 का पिछले साल दिसंबर में हुआ, तो आप 23 का देख लें। तो नोबेल फिजिक्स में जो किसको मिला, भौतिकी में, ब्रह्मांड का विकास के लिए, क्वांटम एलिमेंट के लिए, ब्लैक होल के लिए, लेसर भौतिकी के लिए। तो 22 का जैसे आपको पता होगा, पता है कि नहीं है, क्वांटम एंगलमेंट के लिए इसमें मिला है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट्स होगा। तो आप एक क्वेश्चन इसमें ये देख लें कि नोबेल पुरस्कार से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन किसके अधीन कार्य करते हैं। दो आपके जो भी जितने भी कहना मतलब मंत्रालय है, मंत्रालय में उप मंत्रालय, आपको एक बार हमारी वीडियो देख लेना, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कुछ ऐसे लगते हैं दो मंत्रालय, जैसे इसमें अगर आप 23 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो जो है मानचित्र से संबंधित है, तो किसके संबंधी होना चाहिए, तो पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय के सोचोगे, पृथ्वी पर चित्र बनने, तो इसलिए, लेकिन ये जो है इसमें नहीं है। शिक्षा मंत्रालय से कोई इसका लेना देना नहीं है, वैसे भी आप इसको कट कर सकते हो। गृह मंत्रालय जो है वैसे आंतरिक इत्यादि देखता है, जब आप हर मंत्रालय में पाँच छः मेन में वो है उप मंत्रालय डिपार्टमेंट है, तो उनको ये उसी बात की, जैसे सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन सब एक ही मंत्रालय में आते हैं, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसमें भी नहीं आता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये काम किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2022 के अनुसार भारत में नाभिकीय शक्ति की अनुमानित स्थापित क्षमता निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों इसमें 2022 के अनुसार नाभिकीय शक्ति के बारे में बताया गया है। आपको जितना भी अभी क्या हो रहा है, न्यूएबल एनर्जी के लिए कार्य किया जा रहा है, चाहे आपका सोलर ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे बायोमास हो, इनके बारे में जरूर पढ़ लें। हमने इसका भी सभी का लगभग वीडियो बना रखा है, PDF भी है, तो इसमें अपडेट भी होता रहता है। तो इसमें जो है किसका नाभिकीय का पूछा गया है, तो 24 का जो अगर देखोगे आप, तो 45,000 मेगावाट्स, 23,000, 7,000, तो इसमें जो है 7,000 मेगावाट सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। 2009, तो आप एक बार इसके जो है पूरा वीडियो एक बार देख लें, यानी कि जो हम किसी का भी या पूरा विस्तार से जो भी न्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है। अब ये जो है आपका साइंस से क्वेश्चन है। 50 किलो द्रव्यमान वाला कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, यदि लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरण के साथ विपरीत दिशा में गति कर रही है, चल रही है, तो उस व्यक्ति का भार किसके निकटतम होगा। 490 न्यूटन के, 540 न्यूटन के, 440 न्यूटन के, 50 न्यूटन के। तो दोस्तों 25 का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है इसका कितना 50, तो इसका निकटतम होगा 5, यानी कि 10 गुणा करोगे तो 540 के आसपास इसमें हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र है, वो भी आप कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उच्च त्वरित ध्वनि में उच्च आवृत्ति होती है, ये भी साइंस से है, तो ये तो बिल्कुल पहला वाला ही मेरे को सही लग रहा है। उच्च त्वरित ध्वनि में उच्च आवृत्ति होती है, ये तो बिल्कुल। उच्च आवृत्ति में उच्च आयाम होते हैं, नहीं आयाम नहीं। उच्च तारवतित ध्वनि में उच्च चाल होती है, चाल का उच्च त्वरित ध्वनि में निम्न आवृत्ति की उच्चतम आयाम होती है, तो इसका पहला वाला ही राइट होगा। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना देते हैं, खासकर LDC के एग्जाम संबंधी हमारा चैनल है। आप हमारे LDC के संबंधी जितने भी आपको PDF चाहिए, पुराने पेपर चाहिए, उनसे संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, वो नोट्स चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 27, एक आरोह यानी कि
क्लाइंबर जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, 130 मीटर ऊंची किसी वस्तु के शीर्षक पर पहुंच जाता है, वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ सकता है। यद्यपि जैसे ही वह 5 मीटर चलता है वह 1 मीटर नीचे की ओर खिसक जाता है। आरोहक कितने समय में शीर्षक पहुंच जाएगा? यानी कि 130 मीटर ऊंची किसी वस्तु के शीर्षक पर पहुंचना चाहता है, यानी 130 मीटर है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वह 1 मिनट में 1 मीटर चलता है, वह जो है 5 मीटर जैसे ही चढ़ता तो 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कि 5 मिनट 1 मिनट में 5 मीटर न चढ़ के 4 मीटर ही चढ़ता है। तो वह कितने समय में आ जाएगा? तो आप इसका अगर निकालेंगे तो मैथ का इसका कॉन्सेप्ट है, आराम से निकाल सकते हैं। 2 घंटे इसका 42 मिनट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 28, एक कार का पहिया 5000 घूर्षण में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि अगर 5000 प्रति मिनट है तो उस 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें आपको इसके टोटल 44 किलोमीटर में कितने वो बनेंगे, मीटर बनेंगे, फिर उसको 5000 से करना पड़ेगा, तो आपको उसकी फिर उसका जो है वो आ जाएगा। एक वृत्त वाला क्वेश्चन के संबंधी है, तो इसमें मैथ से है, मैंने बताया ये आपको। तो जब निकालेंगे तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। संख्या 347 का 192 गुणा 143 का 205 का स्थान में यूनिट प्लेस में कौन सा स्थान है? तो ये भी मैथ का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैसे आप इसको निकालेंगे तो इसका डी आंसर आएगा, हम इसको फिर छोड़ देते हैं। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें 9 से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली गुणनफल उसी स्थान पर केवल अंक 5 होगा? तो इसमें वही है, 9 से आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर 30 का देखेंगे तो इसमें बी वाला सही आंसर है। आज की वीडियो में हम 30 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब।